मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वापस ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बीएड कोड 8609 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएड कोड 8609 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में अक्सर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फ़िलासफ़ी से क्या मुराद है? फ़िलासफ़ी की तारीफ़ बयान करें। अब चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। फ़िलासफ़ी के मतलब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने उसका आंसर कुछ यूँ लिखना है। इंसान के जहन में हमेशा 3 किस्म के सवालात उभरते हैं, यानी कोई शय क्या है, कैसे है और क्यों है। क्या और कैसे के जवाब जो उनसे वो साइंसी फ़िक्र से तो मालूम किए जा सकते हैं, जबकि क्यों का जो जवाब है वो फ़लसफ़ा मुहैया करता है, यानी कि जिससे ख़यालात, तसव्वुरात, असूल कैसे वाज़ेह किए जाते हैं और इनकी कदर मंज़िलत और अहमियत बयान की जाती है। फ़लसफ़ा दरअसल हकीकत की तलाश और हुब्बे दानिश का नाम है, इसीलिए फ़लसफ़ियाना मसाइल हल करने वाले को हकीमुद्दाना कहा जाता है। अब फ़लसफ़ा क्या है? जब भी कोई इंसान फ़लसफ़े के मतलब पढ़ता है ना, तो 3 चीज़ें सामने आती है कि कोई शय क्या है, कैसे है और क्यों है। क्या और कैसे का जो जवाब तो हमें साइंस दे देती है, लेकिन क्यों का जो जवाब है वो हमें फ़लसफ़ा बताता है। अब फ़लसफ़े से मुराद क्या है या फ़लसफ़े का मफ़हूम क्या है? फ़लसफ़ा यूनानी ज़बान के 2 अल्फ़ाज़ फ़िला और सोफ़िया से मिलके बना हुआ है। फ़िला का मतलब है मोहब्बत और सोफ़िया का मतलब है हिकमत व दनाई, यानी हिकमत व दनाई से मोहब्बत करना। इस्लामी मायनों में हयात व कायनात के अहम मसाइल पर गौर व फ़िक्र करने और इनको समझने की शऊरी कोशिश का नाम फ़लसफ़ा है। अब फ़लसफ़े की तारीफ़ क्या है जी? फ़िलासफ़ी का नया तालिब इल्म जब फ़लसफ़े के बारे में मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र की तारीफ़ें पढ़ता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि बाज़ फ़िलासफ़र इस नफ़सियाती हक़ाइक़ का बार ज़ोर देते हैं, जबकि बाज़ इक़्तिदार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जब भी कोई नया तालिब इल्म फ़लसफ़े के मतलब पढ़ता है ना, तो वो परेशानी का बाइस बनता है उसके लिए। कैसे? क्योंकि कुछ जो फ़िलासफ़र है उन्होंने बातें की नफ़सियाती हक़ाइक़ के मतलब और कुछ ने इक़्तिदार के मतलब ज़्यादा अहमियत दी। जॉन डेवी के नज़दीक फ़लसफ़ा से मुराद वो शऊर और दानिशमंदी है जिससे ज़िंदगी और इसके तमाम मामलात बराह रास्त मुतासिर होते हैं। अब यह जॉन डेवी की डेफिनेशन है, वो क्या कह रहा है कि दानिशमंद इंसान वही है जो ज़िंदगी को बेहतर मामलात के साथ गुजारे। अगर वो ज़िंदगी में उलझ गया तो वो उसके लिए क्या बनेगा? बराह रास्त उस पूरी ज़िंदगी को क्या करेगा? मुतासिर करेगा। नेक्स्ट, कुछ साइंटिस्ट की नज़र के अंदर जो डेफिनेशन है फ़िलासफ़ी की वो हमें बताई जा रही है। अडक्स हक्सले के मुताबिक इंसान दुनिया के बारे में अपने तसव्वुर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू और कोई इंसानी सरगर्मी ऐसी नहीं है जो कि फ़िलासफ़ी के ज़रिए दरियाफ़त ना हुई हो। फ़िलासफ़ी का मुताला करते हुए एक ऐसा शख्स जिसे हर चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखने का शौक़ है, जो कि देखने के मुंजिस रहता है क्या और इल्म से इसका भी दिल नहीं भरता, फ़िलासफ़र कहलाया जा सकता है। अब अडक्स हिक्सले क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी शख्स के अंदर थोड़ी सी भी दिलचस्पी है इल्म हासिल करने की और वो उसकी कशमकश में लगा रहता है, तो आप उसे भी क्या कह सकते हैं? उसे भी फ़िलासफ़र कह सकते हैं। एंडरसन कहता है जी, फ़िलासफ़ी कायनात के जामिया नुक्ता नज़र की तलाश और अशिया की नौइयत की आलमी तवज्जो की कोशिश का नाम है। कि फ़िलासफ़ी क्या है? दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, आलम दुनिया में कोई ऐसा काम कर देना कि लोग आपकी तरफ देखें, ये फ़िलासफ़र कहलाता है। इस इंसान खुद शनासी के साथ साथ कायनात के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर अंदाज से समझ सकता है। अब ब्राह्मण क्या कहते हैं? फ़िलासफ़ी मखसूस हक़ाइक़ के पीछे कारफ़रमा अमूमी सच्चाइयों को समझने इसकी कोशिशों का नाम है। नीज़ इसमें ज़ाहिर के पीछे छुप हकीकत को भी समझने की मुश्किल कोशिश की जाती है। अब रायमंड के मतलब फ़िलासफ़र वो होता है जो सच्चाइयों को समझने की कोशिश करता है। अब फ़िलासफ़ी की कुछ शाखें हैं। पहला जी, अलमियात। फ़िलासफ़ी इल्म की जुस्तजू है और ये इंतहाई अहम है, क्योंकि मुनकरीन के सामने जो सबसे पहला सवाल उभरा वो इल्म की माहियत और इसकी हदूदों के यूज से ही मुतल्लक था। अब देखिए, इल्म ही वो पहली जुस्तजू है, इल्म ही वो पहली मंजिल है जिसके मतलब पूछा जाएगा। अब वो दुनिया में भी और आखिरत में भी पहले इल्म के मतलब ही पूछा जाएगा। इसीलिए अलमियाती फ़िलासफ़ी की इंतहाई बुनियादी शाखा ये फ़लसफ़ियाना अंदाज में हकीकत, सराब इल्म की जवाज़ियत, इल्म की नौइयत, हदूद क़यूद इल्म, आलिम मालूम की माहियत वगैरह पर बहस करती है। दूसरा है अलबादुल तबियात, मौजूदात, हकीकत या वजूद का मतालिया, ये अलबादियात या फिर मौजूदात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मसालियत पसंदी की तारीफ़ करें।
इसकी अहम तस्वुरात और अक़साम पर रोशनी डाले। नीज़ मसाले पसंदी के तनाज़ुर में तालीम का जायज़ा बयान करे। अब मसाले क्या है? मसाली काम कर देना, यानी कि दुनिया में कोई ऐसा काम कर देना कि लोग आपको याद करें। मसालियत पसंदी अफलातून को तस्वुरियाती या मसालियत पसंदी फ़लसफ़ा का बानी समझा जाता है। देखिए सिंपल लफ्ज़ों के अंदर मैंने जो बता दिया वही है, तो कोई ऐसा काम कर देना कि दुनिया आपको याद करे। देखिए स्टार्ट में मेरे पास क्या आ गया हुआ है? अफलातून। इस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लसफ़ा तालीम का दावा है कि हकीकत मतल्लक़ और अपनी फ़ितरत में जिस्मानी की बजाय रूहानी है। इनके ख़याल में कायनात और दीगर मौजूदात हकीकी नहीं बल्कि हकीकत मतल्लक़ जो मावराए कायनात है। इंसानी रूह गैर फ़ानी है, जिसे खुदा ने ज़मीन पर एक अरसा आज़माइश गुजारने के बाद अब्दी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तख्लीक किया है। अब अफलातून का कहना है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजा है वो एक आज़माइश के लिए भेजा है कि वो करता क्या है। अब्दी ज़िंदगी इसकी आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ पे ये लुत्फ़अंदोज़ होगा। अब कांट का नज़रिया क्या है? कांट के ख्याल में इंसान खुद मुख्तार भी है और मजबूर भी। अब बेगल के मुताबिक इंसान हकीकत मुतल्लक़ का एक अहम हिस्सा है जिसमें रूह की हैसियत एक शोला की सी है। तस्वुरियत या मसालियत पसंद फ़लसफ़ा के मुताबिक इंसानी फ़ितरत रूहानियत की तरफ माइल है, जिसका इज़हार वो मज़हब, सक़ाफ़त, अखलाकियात और आर्ट की सूरतों में अक्सर करता रहता है। देखिए मसालियत पसंदी की अहम खसूसियात में बताई गई है। पहले जी, कायनात का वजूद रूह या दिमाग में। फ़लसफ़ा मसालियत के मुताबिक तमाम दुनिया बुनियादी तौर पर रूह या दिमाग के बातन जैसी है, यानी कुछ दिमाग पे रूनुमा है और वो बज़ाहिर दिखाई देता है। दूसरा, कायनात की मकानियाती वज़ाहत नाकाफ़ी है। मसालियत पसंद कायनात के मकानियाती वज़ाहत नामुमकिन होने का इनकार है। वो ना ही ये मानते कि फ़ितरत से अमल को किसी मकानियाती असूल के साथ वाज़ा किया जा सकता है। इस वजह से वो ऐसी सोच की मुखालफत करते हैं जिसमें इस पर फैसला कर लिया जाए कि अगर कुछ हो रहा है तो वो होता रहेगा। अब देखिए मसाली पसंदीत में कायनात की मकानियत के मतलब बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदा कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वो कमाने के लिए जाता है और एक दिन के अंदर 100 रुपया कमा के लेकर आता है। अब कहता है मकानियाती ये नहीं है कि वो हर रोज़ 100 ही कमाएगा, वो कम भी कमा सकता है, ज़्यादा भी कमा सकता है। मसालियत पसंदी की इसकी इक़साम को जर्मन फ़िलासफ़र कांट ने पेश किया। कांट की हैमली दरियाफ़्त का ताल्लुक इंसानी इल्म की हदूद से मुतल्लिक़ है, जिससे वो इसे नतीजा पर पहुंचा कि मज़ाहिर इल्म ही इंसान के लिए मुमकिन है। इस मफरूज़े को आगे बढ़ाते हैं इसने कहा कि अशिया अपनी नोयत में मज़ाहिर नज़र आती है, यानी इनका और इन जैसे वो मज़ाहराती तौर पर सामने आती है, कोई ना कोई वजूद लाजमी है। मज़ाहराती अजसाम का इल्म और रास्त होता है और इस इल्म को नुकसान दिमाग की तमीर पर होता है। हम शय को इसकी अपनी वजह से नहीं जान सकते। अब कांट क्या कहता है? कांट कहता है अगर आपके पास एक लोहे का बर्तन है, ठीक है, अब ये लोहे का जो बर्तन है ज़रूरी है इसके अंदर आप पानी ही पी सकते हैं, आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ आ जाएगी वो वैल्यूएबल रखेगी। अब मरूज़ी मसालियत क्या होती है? मसालियत की हैगल की जानिब से पेश करदा शक्ल को मरूज़ी मसालियत भी कहते हैं। हैगल के मुताबिक हतमी या कतई हकीकत खालसन असली वदाई शय से इससे हटकर किसी शय का कोई वजूद नहीं। मसाले पसंदियत और निसाब। मसाले पसंदियत फ़लसफ़ा निसाब तलीम को बड़ी अहमियत देता है। इनके ख्याल में जब तक बेहतर निसाब तलीम का तय नहीं हो जाता, इस वक्त तलीमी अमल में किसी बेहतरी की कोई तवक्का नहीं की जा सकती। अब देखिए जब भी फ़लसफ़ी की आपने बात करनी है और उसके ऊपर निसाब की बात करनी है, तो आपने निसाब का सबसे पहले लाहे अमल देखना है कि आप जो निसाब करवा रहे हैं क्या वो इस लेवल का है कि बच्चे को आगे बढ़ने में मदद दे। मसाले पसंदियत और मुअल्लम। अब मुअल्लम के मतलब बताया जा रहा है कि मुअल्लम इस काबिल है कि वो क्लास में जाकर बच्चे को कंट्रोल कर सके। जो बच्चे हैं क्या वो मुअल्लम की बात मानते कि नहीं मानते, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हकीकत पसंदी से क्या मुराद है? तालीम में हकीकत पसंदी पर रोशनी डाले। अब देखिए हकीकत पसंदी क्या है कि आपके सामने अगर कोई चीज़ हो रही है, सच्ची बात है, तो आपको इसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा, यही हकीकत है। हकीकत पसंदी के नज़रिए के मुताबिक अशिया का वजूद एक हकीकत है, इसलिए इस वक्त हकीकत पसंदी मारूजियत खारियत भी कहा जाता है। ये दोनों मबाद तबियाती तरियात में है जिनका ताल्लुक अशिया के वजूद से है। अलमियात में हकीकत पसंदी का नज़रिया ये है कि जाने के अमल में अशिया का वजूद जाने वाले के इल्म पर मुनसर नहीं होता। यूँ हकीकत पसंदी का नज़रिया इस बुनियादी क़ीदे पर अस्तवार है कि अशिया और इनकी खसूसियात जाने के अमल और जाने वाले के इल्म से बेनियाज और आज़ाद है। अब इल्म इसके मतलब क्या कहता है? इल्म के मुताबिक इल्म दो तरह का है, मरूजी इल्म और दुनिया का इल्म। दुनिया का इल्म पहले हासिल होता है, लेकिन मरूजी इल्म दुनिया के इल्म से ज़्यादा अहम है। यूनानी निसाब में लतीनी ज़बान और ग्रामर सबसे पहले सिखाई जाती है।
अब देखिए इसने दो इलम का है, एक मरूजी इलम का है और एक दुनिया का इलम का है। दुनिया का इलम मीन्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मरूजी इलम क्या, जो बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए बच्चे को जब तक बेसिक चीज़ें नहीं आएगी, ए बी सी नहीं आएगी, तो वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट नहीं पढ़ सकेगा। क्योंकि वो जब उसे पता होगा कि बेसिक ए बी सी है, इसको मिला के कोई वर्ड बन सकता है, तो वो आगे कोई वर्ड बनाएगा। इसलिए जो मरूजी इलम होती है वो सबसे मेन होती है। अब रिले का कहना, रिले ने क्लासिकल लसानी और अदबी तलीम के बजाय समाजी, अखलाकी, मजहबी और जिस्मानी तलीम की हमायत की। इसके मुताबिक किताबें सिर्फ अजबज नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ किताबें पढ़ ही नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इन पर अमल भी ज़रूरी है। फ्रांस बेकन का कहना है, फ्रांस बेकन भी तजर्बाती हकीकत पसंदी का हामी था। अब देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो निसाब बनाना है पहले उसको पूरा प्रैक्टिकल करें, एक्सपेरिमेंट करें कि वो निसाब जिस लेवल का है कि बच्चे वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या उस निसाब के अंदर ये चीज़ें हैं कि जो आप करवा रहे हैं वो दुनिया में काम भी आएगी कि नहीं आएगी। अब अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 4 है, फितरत पसंदी की तारीफ करें और इसकी अक़साम बयान करें। फितरत पसंदी का फ़लसफ़ा तमाम मज़ाहिर फ़ितरत की वजाहत फितरती कवानीन की बुनियाद पर है। इस नुक्ता नज़र के तख्त फितरत खुद एक मुतल्लक़ हकीकत है, कायनात की तशरीह, हरकत और तवानाई के कवानीन से की गई है। मुख्तलिफ मज़ाहिर फ़ितरत हरकत और तरक्की लहरों की वजह से वक़ूअ पज़ीर होती है। अब तलीम के मकासद, अब देखिए फ़ितरत पसंदी के ऊपर आप देखिए हमने लिखना क्या है। फ़ितरत क्या होता है कि आपने ये बात सोच लेनी है कि आपने अगर एक स्कूल बनाया है तो आपने उसके अंदर कौन कौन सी एजुकेशन आपने देनी है। ये तलीम का मकसद होना चाहिए कि आपने वो मैट्रिक तक बनाया है, मिडल तक बनाया है, कहाँ तक बनाया है। अब दूसरी बात होती है तो उसके अंदर निसाब, जो आप निसाब लेकर आ रहे हो, क्या वो बच्चे इस काबिल है कि वो निसाब पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते। जो आप अगर एक गांव का इलाका है, विलेज का इलाका है, वहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन कर देते हैं, तो वहाँ का निसाब इंग्लिश मीडियम होगा तो बच्चों को तो पढ़ना ही नहीं आएगा। इसलिए निसाब एक अहम हैसियत रखता है। तालीमी तरीके, अब जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो उस क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, तो हर एक का मेथड चेंज होगा, हर एक का अपना माइंड है, लिहाजा आपके पास इतने मेथड होने चाहिए कि आप उनको डील कर सके। मुअल्लम, अब मुअल्लम जो आपने लेकर आया है, जो क्लास के अंदर टीचर खड़ा है, वो किस कैलिबर का है, क्या वो बच्चों को डील करना जानता है या नहीं जानता, ये तमाम चीज़ें मुअल्लम के अंदर देखनी चाहिए। नज़्म व ज़ब्त आपने देखना है कि स्कूल का नज़्म व ज़ब्त कहता है, स्कूल की इंतज़ामिया कहती है कैसी है, स्कूल की तंजीम कैसी है कि वो अपने टीचर के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही, ये तमाम चीज़ें फितरत पसंदी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं नताजियत के से क्या मुराद है, यानी कि नताइज क्या है, नताइज के बुनियादी सूल। अब ये जो सवाल है और मेरे पास जो फितरत पसंदी वाला सवाल है वो एक ही होगा। अब नताइज पसंदी क्या है जी, अगर आपने किसी क्लास के अंदर एग्ज़ाम लिया है, अब वहाँ के नताइज कैसे आया है, अब वो आपने डील करना है। अगर नताइज अच्छी आई है तो अपने टीचर को अप्रिशिएट करना है, आपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उनके पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना है। अगर नताइज बुरे हैं तो आपने टीचर को भी समझाना है, स्टूडेंट को भी समझाना है और पेरेंट्स को भी डील करना है। तब्दीली पर ज़ोर, आपने स्टूडेंट को बताना है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने उसको ऐसे कवर करना है, इस सब्जेक्ट का नहीं अच्छा है तो आपने उसको कैसे कवर करना है। बदलते मकासद और इक़दार, जो जो दुनिया तरक्की कर रही है आपके मकासद भी बदलने चाहिए। ये ना हो कि एक 20वीं सदी का टीचर है और एक 25वीं सदी का टीचर है, तो आप 20वीं सदी के टीचर को 25वीं सदी के स्टूडेंट के सामने खड़ा कर रहे हैं और पढ़ाने के लिए उसे कह रहे हैं, तो ऐसा आप उस स्टूडेंट के साथ ज़्यादती करेंगे। मुस्तकिल पर यकीन और भरोसा, आप टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी कह सकते हैं कि आप मुसलसल अपनी मेहनत जारी रखें तो आपको इसके नताइज लाजमी मिलेंगे। नताइज की अशकाल, आप जो रिजल्ट आएगा वो ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में रिजल्ट अच्छे आए, वो आपके खुद के अंदर आप देखिए कि आपके खुद के अंदर तब्दीली अच्छी नुमा हो रही होगी, वो तमाम चीज़ें क्या आएगी नताइज के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगी इलम क्या है, फितरती और अलहमी इलम का मुआजना करना है। अब इलम क्या है, कुरान पाक के अंदर सबसे पहले नबी पाक को जो बताया गया वो इलम के मतलब ही बताया गया है। अब इलम वाला जो क्वेश्चन है आपने इसको कैसे कवर करना है, ये कुछ आपके सामने मैंने हदीस भी लिखी हुई है, कुछ मुआद भी लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ये एक इस्लामिक क्वेश्चन है और इस्लामिक क्वेश्चन जो है वो हर एक बच्चा आसानी के साथ कर सकता है। नबी पाक ने इलम के मतलब जो जो कुछ बताया आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, सकरात से हम तालीमी तफव्वुरात और जदलियाती तरीके को वाज़ह करें। सकरात 469 कबल मसीह में अमेंतर के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसका बाप मुजस्मा साद और वालद दानी थी। इसकी इब्तदाई तलीम के बारे में मालूमात दस्तियाब नहीं। जवानी को पहुँचने तक वो गैर मरूफ रहा। इसने अपने बाप का ही पेशा इख्तियार किया। जल्द ही सकरात ने सवाल जवाब के ज़रिए दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू किया। वो गलियों बाजार, खेल के मैदान और दीगर पर जाया करता, लोगों को जंग, सियासत, शादी और खानादारी, दोस्ती, आर्ट, तजारत, शायरी, साइंस और इस जैसे मौज़ूआत पर बहस में शरीक रहता।
اخلاقی مقاصد، مصالح، معیارات، نیکیاں اس کے بنیادی موضوعات تھے۔ ارسطو کے علم اور بحث نے پوری زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، نظریاتی اور عملی دونوں پہلو کو اجاگر کیا۔ اسے مادی دنیا سے چھپی نہیں تھی، بلکہ انسان کی زندگی اور اس کا مقصد اس کی تخلیق کا موضوع تھا۔ جسمانی اخلاقی بلند و پستی مثالیں دی جو کہ ایام حرب میں دیکھی گئی ہے۔ وہ شفیق و نرم مزاج تھا، وہ اعلیٰ پائی کی خاص و مزاج بھی رکھتا تھا، تاہم اس کی زیادہ تر جو کوشش تھی وہ معاشرے میں عطائیوں اور شعبے بازوں پر پردہ فاش کرنے میں تھی۔ اس نے ان کی جہالت اشکار کی، اس سے ارسطو کے دشمن میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ارسطو 400 قبل مسیح میں ایمنتر کے غریب خانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے جو والد تھے وہ مجسمہ سازی تھا اور والدہ دانی تھی۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی، اس کے بعد اپنے باپ کا جو پیشہ تھا اس مجسمہ سازی اس میں چلا گیا۔ لیکن جو یہ بڑا ہوتا گیا، اس نے گلیوں بازاروں کے اندر جو لوگ بیٹھتے تھے میدانوں میں، جو سیاست کی باتیں کرتے تھے، خانہ داری کی باتیں کرتے تھے، آرٹس کی باتیں کرتے تھے، ان کے پاس جاتا، ان سے بحث کرتا۔ اس کا جو مین مقصد تھا وہ علم اور بحث میں بحث مباحثہ کرنا تھا۔ وہ جو لوگ جو غلط مواد لے کر سامنے آئے تھے ان کے متعلق یہ جاتا تھا اور اپنا مواد پیش کرتا تھا۔ اس سے اس کے جو دشمن میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب سقراط کی جو بنیادی اصول کیا ہے جی؟ اب علم مقصد حیات ہے۔ سقراط نے اچھائی سب سے بڑی برائی کے تصور کو بیان کرنے اور اس کی تعریف کرنے پر توجہ رکھی۔ انسان کے مقصد حیات سے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ راحت اور سرور ہے تو بعض خوشی کو مقصد حیات قرار دیتے ہیں، لیکن سقراط نے سب سے بڑی اچھائی اور برائی علم کو قرار دیا۔ اب دیکھیں، علم مقصد حیات ہے۔ سقراط نے کہا کہ جو مین مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ علم حاصل کرنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ آپ دنیا میں آئے راحت کے لیے، کچھ نے کہا کہ آپ سرور کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ خوشی پانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن سقراط نے کہا کہ آپ کا جو مین مقصد وہ ہونا چاہیے وہ علم ہونا چاہیے۔ سقراط کے مطابق علم نیکی ہے۔ اس نے اس تصور کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی۔ ہر شخص خوشی کا متلاشی ہوتا ہے اور خوشی اچھے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھائی پر چلنے کے لیے اچھائی کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے ہر ایک اچھائی کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یوں علم اخلاقی ضابطہ کے لیے لازمی شرط قرار پاتا ہے۔ اب سقراط کا کہنا تھا کہ اگر انسان خوشی کے لیے دنیا کے اندر آیا تو خوشی کس سے ملتی ہے؟ اچھے کاموں سے۔ اب اچھا کام کیا ہے؟ وہ علم ہی ہے۔ نیکسٹ، نیکی روحانی مسرت ہے اور نیکی سکھائی جا سکتی ہے۔ نیکی کا تعلق ارادے سے ہے اور ارادہ وہ عمل ہے جو بلند اخلاق سے ملتا ہے، یعنی ہم استدلال کے لیے نہیں بلکہ اچھے اعمال کو بار بار انجام دینے سے نیکی کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اب نیکی سکھائی جا سکتی ہے کیسے؟ کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ دوسروں کو بتا سکتے ہو، دوسروں کو سکھا سکتے ہو، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ دوسروں کو نماز کے متعلق بتا سکتے ہو، سکھا سکتے ہو۔ اب افلاطون کے نظریے کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے۔ افلاطون 369 قبل مسیح شرفا کے خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے مختلف استادوں سے موسیقی، شاعری، مصوری اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ 407 میں وہ سقراط کا شاگرد ہوا اور 309 میں وہ سقراط کی موت تک اس کے ساتھ رہا۔ سقراط کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے درسگاہ میں قائم کیے ہوئے کئی ریاضی اور فلسفے کی مختلف شاخوں میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کا جو مقصد کیا تھا جی؟ افلاطون کے مطابق انسان کا دماغ ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ اب افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سوچتا رہتا ہے۔ اگر ایک ٹیچر کلاس میں اندر گیا ہے تو اس کا ہر وقت دماغ اٹینٹیو رہنا چاہیے کہ کلاس کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلاں بچہ کیا کر رہا ہے، فلاں بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تمام چیزیں استاد کو پتہ نہ چاہیے۔ اس سے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو دماغ ہوتا ہے نا انسان کا وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کا بھی نصاب کا کیا تھا؟ تعلیم کا نصاب افلاطون کی نظر میں، افلاطون کے مطابق تعلیم کا مقصد اس پانی کے بارے میں گہرائی حاصل کرنا ہے جو کہ جامع ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ افلاطون جسم، روح تینوں کی نشو و نما کو لازمی قرار دیتا ہے، اس لیے اس نے نصاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ افلاطون کے مطابق کامل عامل وہ ہوتا ہے جس سے ہر طرح کے علم کا چسکا ہوتا ہے، جو سیکھنے کے لیے نجس رہتا ہے اور کبھی بھی اس کا سیکھنے سے دل نہیں بڑھتا، وہ صرف دانائی کا عاشق ہوتا ہے، وہ زندگی کو اسلام نماز کے ساتھ رکھتا ہے، زندگی کو کئی حیثیت میں دیکھنے کے لیے فلسفی اور اس کی مدد کرتی ہے۔ اب دیکھیے افلاطون کا یہ نظریہ ہے، کیا کہتا ہے کہ جسم، روح تینوں نشو و نما لازمی ہے انسان کے لیے۔ وہ 3 حصوں کے اندر اپنا نصاب کو ڈیوائڈ کرتا ہے، کہتا ہے جی اچھا عالم وہی ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، جس سے علم کا حاصل کرنے کا چسکا ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنے سے دل نہیں بڑھتا۔ افلاطون کے فلسفہ تعلیم میں جسمانی نشو و نما کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نشو و نما مقصد ورزش اور اچھا کھیل کود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خوراک کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں استاد کی ذمہ داری تھی کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کرے، اس کی حیثیت خیال رکھنے والے مالج کی سی ہے جو کہ بچے میں کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے غذا تجویز کرتا ہے۔
अब यहाँ पे उस्ताद का मतलब बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उस्ताद है वो सिर्फ ये नहीं कि आपने काम करवा दिया, टेस्ट ले लिया, बस काम खत्म, बल्कि उस्ताद को स्टूडेंट की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। उस एक उस्ताद जो है वो एक डॉक्टर सा ही होता है, एक मालिक सा ही होता है, उसे पता होना चाहिए कि मैंने किसको किस तरह से साथ डील करना है। नेक्स्ट है जी तलीमी नशोनुमा, वो भी आपके इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अरिस्तु के मतलब आपने बताना है। अरिस्तु 409 में यूनान के शहर सतागीर में पैदा हुआ। इसका बाप मकदोनिया के कबल कलब के दरबार में तबीब था। 17 साल की उम्र में अरिस्तु अफलातून के दरसगाह में दाखिल हुआ। तलब इल्म उस्ताद की हैसियत से इसने 20 साल इस दरसगाह में गुजारे। 347 कबल मसीह में अफलातून के इंतकाल के बाद अरिस्तु ने दरसगाह को खैरबाद कहा और सफ़र का आगाज़ किया। 342 कबल मसीह में फिलिप ने इसे अपने पास बुलाया और अपने बेटे सिकंदर आज़म का अतालीक मुकर्रर किया। इसने करीबन 7 साल तक ये फरीदा अंजाम दिया। अब माशरे में बहसीयत उस्ताद का क्या काम है अरिस्तु की नज़र में, और रियासत में तलीम का मुकाम क्या होना चाहिए। अरिस्तु के मुताबिक मज़कूरा बाला तरीके से बच्चे की देखभाल की जानी चाहिए और ये सिलसिला 5 साल तक जारी रहना चाहिए। इस दौरान इसे कोई तलीम नहीं देनी चाहिए, हत्ता कि ज़रूरी मशक्क़त भी नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की नशोनुमा पर असर पड़ता है। अब देखिए अरिस्तु का क्या ख्याल है। अरिस्तु का कहना है कि 5 साल तक बच्चे को आपने किसी किस्म की भी तालीम नहीं देनी, बच्चे को फ्री हैंड देना है, आपने उससे कोई काम भी नहीं करवाना, कोई मुशक्क़त वाला काम भी नहीं करवाना। बच्चा जो करे खेल कूद उसको करने दें। घर की तलीम 5 साल तक की उम्र तक हो तो घर में तलीम देनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप वो क्या कह रहा है कि 5 से जब 7 साल की उम्र हो तो उसे घर में तलीम दी जाए, और फिर क्या करना चाहिए इस 7 साल से बलूगत तक, और दूसरा दौर क्या होना चाहिए बच्चे की बलूगत से 21 साल तक की उम्र का होगा। आप देखिए पहले 5 साल कुछ नहीं कहना चाहिए, 5 से 7 साल तक आपने घर में तलीम देनी है, 7 साल से बलूगत तक और बलूगत से 21 साल तक की जो उम्र है इसके अंदर आपने बच्चे को जो सिखा देना है बच्चे ने वो ही याद रखना है। इसके अलावा बच्चे ने कोई चीज़ याद नहीं रखनी। अब कुछ साइंटिस्ट है उनके नज़र में फ़िलासफ़ी का तस्वर किया है, एक जैसे कि जॉन लॉक है, ये 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के जनूबी अमेरिका काउंटी सैरेट में पैदा हुआ। इसका बाप एक विकी और छोटा ज़मींदार था। जॉन लॉक की इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, ताहम इसने 15 साल की उम्र में यानी 1647 में लंदन के वेस्ट मिनिस्टर सोअल में दाखिला लिया। यहाँ इसकी तालीम में लतीनी और यूनानी जैसी क्लासिकल ज़ुबानों को मज़करी हैसियत हासिल थी। बाद इसने अरानी ज़बान का भी मुताला शुरू किया और वो 1650 में शाही वजीफ़े के लिए मुंतखब हुआ। इससे इस स्कूल के साथ साथ मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिली। ऐसे मेरे पास जॉन डेविक है। जॉन डेविक है जी, इसने तलीम और नफसियात समेत फ़लसफ़ा के हर शोबे में अहम असरात मुरतब किए हैं। स्कॉलर के सीसे 70 साल के दौरान इसने 50 के करीब कुतुब तसनीफ़ की, जबकि 800 से ज़ायद मज़ामीन तहरीर किए। अब अगला सवाल है जिसके अंदर समाजी फ़न तमीर का मतलब अपना बताना है मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा जी इमाम गज़ाली और इब्न खल्दून। अल गज़ाली बताते हैं बचपन की तलीम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वो वालिदैन को बच्चे की तलीम पर पैदाइश से ही नज़र रखने की हिदायत करते हैं। इनके मुताबिक बच्चे वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो बच्चों की अच्छे माहौल में बेहतर अंदाज की साथ परवरिश नहीं करते तो अच्छे इंसान नहीं। ये तो इमाम गज़ाली का क्या कहना है कि बच्चों को आपने बचपन में ही अपने साथ रखना है, बच्चों को बचपन में ही आपने जो चीज़ें सिखा देनी है बच्चों ने याद रखनी है, क्योंकि बचपन वो चीज़ वो हिस्सा होता है जिसके अंदर बच्चों को अगर आप बोल के सिखाए तो बच्चे समझते नहीं हैं, लेकिन जो जो आप काम करते हैं तो बच्चे उसी को देख के फॉलो करते हैं। और दूसरा थी इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून का क्या कहना है। इब्ने खल्दून का कहना है कि बच्चों को मुश्किल मवाद ना सिखाया जाए, वो बच्चों को सिखाने के लिए मशक़ी तरीके और तदरीसी आनात को इस्तेमाल करने की तलकीन करते हैं। अब इब्ने खल्दून का कहना है कि बच्चों को आपने सिर्फ बोलना नहीं है, बोल के सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि बच्चों को करके दिखाना है। जो चीज़ बच्चे करके सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे, वो बच्चों को हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जी मोनिटेस्टी तरीका तरीम क्या है, इसके नतीजा पर रोशनी करें। तो मोनिटेस्टी तरीका क्या होता है जी। मोनिटेस्टी होता है जी छोटे बच्चों की जो तलीम होती है, बच्चों को काबिल कदर फ़र्द के तौर पर एहतरामन इनको नाश्ता फ़र्द के तौर पर परवान चढ़ाना, उन्हें बचपन में एक ख़ास मंज़र का मुशाहदा करवाना, ये तमाम क्या आएगा, ये छोटे बच्चों की तलीम होती है। छोटे बच्चों को आपने अलिफ बे जीम ABC 1 2 3 ये जो सिखाने वाला काम होता है ये मोनिटेस्टी होता है, और ये वो काम होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। यही वो स्टेज होती है जिसके अंदर आपने बच्चे को या तो आइंस्टाइन बना देना है और या तो बच्चों को आपने जाहिल बनाना है। अगर आप बच्चों की कंसेप्ट बेस उसकी ठीक कर देंगे तो बच्चे हमेशा अपना लेसन अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे, लेकिन जब बच्चों की बेस ही ठीक नहीं होगी तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये थी मेरे पास आज की वीडियो B.Ed 8609। ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसी में से पेपर आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन हो गए, जरूर नहीं यही क्वेश्चन हो, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हो गए तो आपने यही मवाद लिख देना है। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा।
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے دی اجازت، اللہ حافظ۔